नमस्कार। आज मेरी और आपकी बातचीत हिंदी की विविध भूमिकाओं पर है। हिंदी की सामाजिक, सांस्कृतिक और समावेशी भूमिका हिंदी को बड़ा करती है, हिंदी को राष्ट्र का बनाती है। भारत को जानने वाले लोग जानते हैं कि भारत विभिन्न मतों, मान्यताओं और पांथिक विभिन्नताओं का समावेशी समाज है। बहुपांथिक भारत में रहने वाले लोग भारतीय समाज की रचना करते हैं और जो भारत भाव बनाते हैं उस भारत भाव में सब अपना थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं और एक उपकार परायण समाज बनता है। भावनाओं में एक सूत्रता का भाव बनता है। एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, एक दूसरे से मत वैभिन्न हो सकता है, पर मन एक जैसा है। इस मन को इस देश के मनीषियों के चिंतन ने बनाया। उस चिंतन से बना हुआ भाव, एकत्व का संदेश जन जन के मानस में प्रतिष्ठित हुआ और भारतीय समाज का अस्तित्व बना। भाषा और साहित्य समाज की उदात्त और विकसनशील मनोवृत्तियों का उद्रेक करती हैं। ये मानवीय मूल्यों को दीर्घकाल तक संरक्षित रखती हैं। भाषा और साहित्य समाज को दीर्घकाल से सतत जागृत करने का कार्य करती हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही साहित्य, भाषा एक दूसरे के समावेशी संवाद में समाज को समृद्ध करते रहे। हिंदी ने अपने को समाजोन्मुखी बनाया है। चारणों, नाथों और सिद्धों के वाणियों में हिंदी का समाजोन्मुखी स्वरूप स्पष्ट देखा जा सकता है। समाज सापेक्ष और युग सापेक्ष बने रहने की बाध्यता ही इसको कठिन व्याकरणिक बंधनों से मुक्त करती है। एशियाई भाषाओं के महासागर में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसकी शब्दावली का निर्माण देशज प्रविधि से हुआ है। हिंदी की सभी बोलियां हिंदी के समाज के अंतिम सिरे पर बैठे हुए व्यक्ति से संवाद करती हैं। इस संवाद को समाज संश्लेषी भूमिका में देखा जा सकता है। चारणों की वाणी समाज के अशिक्षित वर्गों में लोकप्रिय रही। आपको बताऊं, इस लोकप्रियता का प्रधान कारण इसकी सुग्राह्यता है। ज्ञान की सार्वभौमिक सुग्राह्यता हिंदी भाषा के द्वारा ही संभव हुई है। भाषा के स्तर पर मानकीकरण की विशेष आवश्यकता हिंदी का प्राथमिक बोध नहीं बन पाई। द्विवेदी युग भाषा परिष्करण की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हुआ, खड़ी बोली की साहित्यिक अनिवार्यता सुनिश्चित भी की गई, पर बदलते समय में विश्व और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधित्व करने हेतु हिंदी की साहित्यिक भाषा ने भी अपना मानक स्वरूप निर्धारित करते हुए सुग्राह्यता के लिए अपने को तैयार किया। हिंदी का मन खुला मन है। खड़ी बोली का साहित्य भी सदैव समाज से संबलित रहा है। समाज के विभिन्न भाव भंगिमाओं का सूक्ष्म प्रतिबिंबन हिंदी के मानक साहित्य रूपों में देखने को मिलता है। भक्तिकाल और रीतिकाल का साहित्य
समाज की प्रत्येक गतिविधि का यथारूप प्रतिबिंबन करता है। सूरदास का काव्य समाज के कृषक, पशुपालक और श्रमिक वर्गों की विभिन्न जीवन छवियों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। सूर के कृष्ण लीला कृष्ण है। मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदी का भक्ति साहित्य इस बात का प्रमाण है कि प्रेम और मित्रता दो ऐसे भाव हैं जो सत्ता के, ताकत के और धन की बराबरी को दूर कर देते हैं। कृष्ण राजा है, उद्धव राजा नहीं है, गोपिकाएं राजा नहीं है, पर उद्धव कृष्ण के मित्र हैं। गोपियां कृष्ण को उलाहना देती हैं। यह उलाहना और मैत्री भाव सिर्फ भारत में संभव है। लीला यानी जागतिक रूप से व्यवहार करना। हिंदी का पूरा साहित्य लीला भाव का साहित्य है। लीला मानवीय व्यवहार है। तुलसी के साहित्य में यह लीला भाव और भी स्पष्ट रूप से है। अवध के लोक जीवन एवं भारत के किसानों की अनेकानेक मनोदशाओं का वर्णन है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग की जीवन दशा का प्रतिबिंबन अपनी कविता में किया है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस तो हिंदी क्षेत्र की जनता के जीवन का अंतिम प्रमाण है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि की अभिव्यक्ति का माध्यम तुलसी की कविता है। जीवन में कठिन स्थितियों से उबरने का साहस रामचरितमानस की कविता से मिलता है। कबीर लोकप्रिय हैं। मैं विश्वविद्यालयीय कबीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कबीर की लोक व्याप्ति की बात कर रहा हूं। कबीर की कविता इस लोक व्याप्ति की कविता है। कबीर हुए, कितने कबीर हुए कि नहीं हुए, इस बात पर बहस हो सकती है, पर कबीर पने पर बातचीत नहीं हो सकती है। कबीर पना है जीवन का मस्त मौलापन। जुलाहों, कामगारों, शिल्पकारों, व्यापारियों के अनेक जीवन चित्रों को उल्लेखित करते हुए समाज के अनेकानेक विसंगतियों के साथ संवाद करना कबीर पने का सुख है। मैं जब ऐसा कह रहा हूँ आपसे, तो मैं हिंदी कविता की उस परंपरा पर आपका ध्यान आकर्षित करता रहा हूँ या करना चाहता हूँ, जहाँ कविता जीवन से संदर्भित है और जीवन के बीचों बीच है। रीतिकालीन कविता समाज के मनोरंजनकारी पक्ष को अत्यंत उत्कृष्टता से वर्णित करने वाली कविता है। समाज के शाश्वत नीति धर्मी मूल्यों को प्रबोधित करती है यह कविता। सर्जनात्मक मनोवृत्तियों का सफल उद्रेक रीतिकालीन कविता में हुआ है। अतः रीतिकालीन कविता के लोक पक्ष के साथ साथ समाज के शिष्ट पक्ष को भी उद्रेक करने वाली कविता के रूप में इसका मूल्यांकन होना चाहिए। नीति, श्रृंगार, भक्ति की सामाजिकता पर रीतिकालीन कवियों ने सुष्ठुपूर्ण ढंग से विचार किया है। केली के रात अघान नहीं, दिन ही में ललाप निघात लगाई, प्यास लगी को पानी दे जइयो, भीतर बैठ के बाट सुनाई, जेठ पठाई गई दुल्ही हंसिहेर हरे मतिराम बुलाई, कान के बात पकान नदीन सुगेह की देहरी पे धरी आई। मतिराम स्त्री पुरुष, पति पत्नी के आपसी प्रेम का चित्रण कर रही हैं। घर है, गृहस्थी है, घर के संबंध हैं और उनके बीच प्रेम है। इसीलिए मैं अक्सर आपसे निवेदन करता हूँ कि रीतिकालीन कविता को जब आप पढ़ें तो गार्हस्थ्य बोध की कविता के रूप में पढ़ें। रीतिकालीन कविता
जब आप पढ़ें तो इस रूप में पढ़ें कि भाषा और शिल्प का जो चरम इस कविता में देखने को मिल रहा है वह हिंदी कविता के इतिहास में अप्राप्य है। आधुनिक काल में हिंदी भाषा और साहित्य ने अपनी लोक सापेक्ष दृष्टि का परिष्कार करते हुए सामाजिक जीवन दर्शन को नवीन अर्थ प्रदान किया। विचारों में तार्किकता, बौद्धिकता और वैज्ञानिकता का समावेश करते हुए समाज को निरंतर प्रबोधित करने का कार्य किया गया। भारतेंदु जब लिखना शुरू करते हैं तो अपनी पत्रिकाओं का 2 वाक्य मोटो के रूप में स्थापित करते हैं। हो ही मनुष्य हैं क्यों भये, हम गुलाम वे भूप। आदमी हम बे, आदमी तुम बे, हम गुलाम तुम राजा, नहीं चलेगा। और दूसरा बालाबोधिनी पत्रिका का शीर्ष है नारी नरसम होए, स्त्री पुरुष के बराबर हो। यह दासता से मुक्ति का भाव या बराबरी का भाव हिंदी साहित्य का केंद्रीय भाव है। हिंदी की पूरी साहित्य परंपरा इस गैर बराबरी और दासता के बोध के विपक्ष में खड़ा हुआ साहित्य है। आधुनिकता की शुरुआत जब हिंदी में होती है या जब कहा जाता है कि आधुनिकता की शुरुआत हो रही है या आधुनिक काल की शुरुआत के रूप में जो चीज़ें कही जाती हैं वह अंग्रेजी राज की समाज शोषण नीतियों की आलोचना करते हुए खड़ी होती है। स्वयं भारतेंदु अंग्रेजी राज की आलोचना करते हैं। भारतेंदु का यह लेख आपके ध्यान में होगा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। यह एक तरह से आधुनिकता के उद्घोष का प्रबोधक पत्र है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके समकालीन लेखकों ने अनेक प्रकार के नवीन सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न किए। समाज के पुराने ढांचे को तोड़ते हुए उसे नवीन जीवन दर्शन से अभिप्रेरित होने की प्रेरणा प्रदान की। समाज में नवोत्थान और स्वातंत्र धर्मिता की प्रतिष्ठा हुई। पूरा का पूरा भारतेंदु युग, चाहे वह पत्रकारिता का युग हो या नाटक के क्षेत्र में हो या काव्य लेखन के क्षेत्र में हो, नवोन्मेष का युग है। नवोन्मेष भाषा बोध की भी दृष्टि से और भावबोध की भी दृष्टि से, साथ ही साथ अपनी परंपरा और अपनी निज भाषा पर गर्व करने का भी बोध है। निज भाषा उन्नति है, सबय उन्नति को मूल। अंग्रेज राज बहादुर जिसके समय में सूर्यास्त नहीं होता था, उसके समय में यह कहना कि भाषा हमारी अपनी होगी तभी उन्नति हमारी अपनी होगी, और इसी भावबोध को छायावाद के कवियों ने विस्तारित भी किया। पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है स्मरण करो बार बार। जब निराला ये कहते हैं तो वह अपनी परंपरा पर, अपने भावबोध पर, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के मूल्यबोध पर गर्व करने और संवाद करने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह गर्व करना मूढ़ता है और आत्ममुग्धता है, एक आत्मावलोचन का भाव भी चलता रहता है। आप भारतेंदु के बलिया वाले भाषण से लेकर छायावाद के कवियों की आलोचना दृष्टि तक सबका मूल्यांकन कर लीजिए। एक भाव आएगा कि अपनी खराब स्थिति के लिए केवल दुश्मनों की शक्ति ही जिम्मेदार नहीं है, हमारी अपनी कमजोरियां भी जिम्मेदार हैं। और यह भाव देशभक्ति और आत्मोद्धार के नए मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है। हिंदी में प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद आया, नई कविता आई, नई कहानी आई, सब कुछ विचार का अंतर के साथ प्रस्तुत हुआ, पर ये भावबोध का अंतर नहीं था।
और भावबोध यह था कि साहित्य की अगर कोई प्रासंगिकता है तो वो साधारण आदमी के दुखों के साथ संवाद करने की प्रासंगिकता है, समाज के अंतिम सिरे पर खड़े हुए व्यक्ति के उद्धार की प्रासंगिकता है। और हमारा कोई भी ज्ञान जब तक उसके साथ संवाद नहीं करता वह अप्रासंगिक है। समाज की सतत गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी जीवन धर्मिता हिंदी साहित्य की रचनाशीलता के सृजन कर्म का केंद्रीय भाव रही है। हिंदी साहित्य की इसी सामाजिक भूमिका को जब हम मूल्यांकित करते हैं तो मुझे डॉक्टर नगेंद्र याद आते हैं। उन्होंने लिखा है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए जैसी रचनाओं में भारतेंदु अपने जीवन और युग की दुर्दशा को देखकर सामाजिक सुधार के लिए केशव का स्मरण करते हैं। द्विवेदी युग के हरिऔध और गुप्त कृष्ण और राम के चरित्र का सहारा लेकर देशोद्धार की साधना में तत्पर दिखाई देते हैं। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, शैव दर्शन, अद्वैत और भक्ति, वेदांत और अरविंद दर्शन अर्थात निर्गुण निराकार की प्राणानुभूति को आधार बनाकर सामाजिक चेतना को दिशा देने का प्रयास करते हैं। भारतेंदु के केशव ही इन विविध दार्शनिक आध्यात्मिक आस्थाओं के रूप में व्यक्त होते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ तक हिंदी की सांस्कृतिक भूमिका का प्रश्न है, आपको स्पष्ट है कि भाषा विचारों को अभिव्यक्त ही नहीं करती, अपितु देश के बोध को भी अभिव्यक्त करती है। भारत जैसे बहुपांथिक बहुवर्गीय देश में, जिसे रविंद्र बाबू यानी रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में कहें तो महामानव समुद्र है, एकमात्र हिंदी ही सांस्कृतिक एकता का प्रतीक हो सकती थी। अतः राष्ट्रीय जागरण के लिए हिंदी की सांस्कृतिक भूमिका को पहचानना आवश्यक है। साहित्यकार अपनी भाषा, समाज और राष्ट्र के अपने कर्तव्यों और मानवतावादी आदर्शों के प्रति जागरूक था। उसमें जहाँ अपने प्राचीन शास्त्रीयता के प्रति अभिरुचि थी, वहीं पाश्चात्य प्रभाव के प्रति समन्वय की भावना थी। दार्शनिक दृष्टि से हिंदी के साहित्यकारों ने प्रधानतः भारतीय पौराणिक वाङ्मय, वैष्णव भक्ति, शैवागम और बौद्ध धर्म का समन्वय प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी मूल्य, राष्ट्रीयता, लोकतांत्रिक विचारधारा, बुद्धिवाद, नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण, उपयोगितावाद, आदर्शवाद, विश्व बंधुत्व, निस्वार्थ सेवा, अगम अगोचर के प्रति आकर्षण आदि मूल्यों के रचनात्मक उपयोग ने हिंदी साहित्य का क्षितिज व्यापक बनाया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल सांस्कृतिक दृष्टि से संक्रमण का काल था, जिसमें ह्रास विकास की कहानी थी। इस काल में संगीत, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य आदि कलाओं में जातीय गौरव की भावना मिलती है। इस समय जिन मंदिरों का निर्माण किया गया वह धार्मिक सद्भाव के प्रतीक हैं। भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, बिल्लौर, कांची, तंजौर और आबू के भव्य मंदिर इस कालखंड में ही निर्मित हुए। इस काल में हिंदू संस्कृति का विकास पांथिक और सेमेटिक संस्कृतियों से अलग ढंग से हो रहा था। भारत के उत्सव, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा, आहार विहार, मनोरंजन हिंदी साहित्य के भावबोध को निर्मित कर रहे थे। विद्यापति की रचना कीर्तिलता का बाजार वर्णन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में समन्वयवादी दार्शनिक चेतना का अवलंब है। समन्वय भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। तुम हो क्या और मैं क्या हूँ, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलज रहे चिरचुंबित, मेरे क्षितिज उदार बनो।
यह औदार्य भाव हिंदी का केंद्रीय भाव है। दार्शनिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारा के माध्यम से ही संभव हुई है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषांगिक अभिव्यक्ति हैं। मध्यकालीन धर्म साधना में सभी धर्म साधनाओं का समन्वय मिलता है। शैव, शाक्त, वैष्णव में समन्वय लाने की प्रक्रिया चलती है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा, इसी समन्वय भावना को द्योतित करता है। यही नहीं, ज्ञान और भक्ति का समन्वय होने लगा। धर्म के अलावा मूर्तिकला और वास्तुकला में समन्वय हुआ। एलोरा के समीप कैलाश मंदिर में शिव की मूर्ति के सिर पर बोध वृक्ष स्थित है। चंबा नरेश अजयपाल के शासनकाल में उत्कीर्ण वरुण, ब्रह्मा और शिव के साथ बुद्ध की भी मूर्तियां हैं। भक्तिकालीन साहित्य में समन्वय और सामाजिक ऐक्य भारतीय बोध का प्रतीक है। तुलसी और जयसी की प्रबंध कृतियाँ इसी बोध का प्रतीक हैं। इस काल में हिंदी साहित्य का सौंदर्य दर्शन प्रभावपूर्ण है। बच्चन सिंह इस सौंदर्य तत्व की व्याख्या करते हैं। भक्ति साहित्य में सौंदर्य शास्त्र को नया आयाम दिया। इसमें लोकप्रिय जातीय संस्कृति की जो छवि दिखाई पड़ती है वह फिर नहीं दिखाई पड़ी। कलात्मकता और ऐतिहासिकता का इतना रोचक और रसात्मक संवाद पुनः नहीं दिखाई पड़ा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात और हुई, वह यह कि भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़कर नव्य भारत आर्य भाषा का प्रयोग किया। हिंदी जाति के गठन का यह मूलाधार है और यह रीतिकालीन कविता में भी अपने बदले हुए रूप में दिखाई पड़ता है। रीतिकालीन कविता सौंदर्य बोध की प्रतिष्ठा करती है, जीवन की उत्सव धर्मिता की प्रतिष्ठा करती है, प्रेम के गार्हस्थ्य बोध की प्रतिष्ठा करती है, शिल्प के शीर्ष की प्रतिष्ठा करती है। रीतिकालीन कविता को इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। सिर्फ दरबारीपन और श्रृंगारिकता की दृष्टि से देखना हिंदी की सातत्यता का उल्लंघन करना है। भारतेंद्र जोगीन कविता लेखकों में और गद्य लेखकों में सांस्कृतिक चेतना और पौराणिक मूल्य की व्याख्या इसी सातत्यता में हो सकती है। भाषा और साहित्य का उत्थान समाज, संस्कृति और जीवन का उत्थान है। सारी आधुनिक चुनौतियों के बावजूद हिंदी की यह उन्नति एक सांस्कृतिक सातत्यता के कारण ही संभव हो रही है। हिंदी समाज अपने तमाम विरोधों और कतिपय सीमाओं के बावजूद एक अखिल भारतीय रूप बनाने में समर्थ रहा है। एक वैश्विक भाषा के रूप में और भारतीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास इसके सांस्कृतिक चेतना की प्रतिष्ठा तो करता ही है, इस बात की भी प्रतिष्ठा करता है कि हिंदी में भारत को जोड़ने का तत्व मौजूद है। आपको ध्यान होगा, स्वतंत्रता के संग्राम के दिनों में भारत के राष्ट्र नायकों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जो वकालत की, उसमें से अधिकांश लोग अहिंदी भाषी क्षेत्र से आते थे। गांधी गुजरात से आते थे, पटेल गुजरात से आते थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदी भाषी नहीं थे, सुभाष बोस हिंदी भाषी नहीं थे। पर सभी ने महसूस किया कि अगर इस देश के बोध के साथ संवाद करना है, भारत होने के भाव के साथ संवाद करना है, भारत भाव को सातत्यता में जीना है, तो हिंदी को ही संवाद की भाषा बनाना होगा। प्रौद्योगिकी ने और बदले माध्यमों ने इस संवाद की प्रक्रिया को तीव्र किया है। हिंदी ज्ञान की भाषा बने, हिंदी राष्ट्र की भाषा बने, हिंदी अपनी सीमाओं से प्रेरणा लेकर संभावनाओं की भाषा बने, इसी कामना के साथ इस विषय पर अपने संवाद को मैं खत्म करता हूँ। नमस्कार।